तो वेल स्टूडेंट्स, आज हमारे पास फिर से हमने कल भी की थी लाइव स्ट्रीमिंग में ये वाली थ्योरम। फिर से हम एक बार इसको कर लेते हैं। थ्योरम इज दिस इज नोन एज एक्सटेंशन थ्योरम। तो इससे पहले हम एग्जिस्टेंस थ्योरम कर चुके हैं कि अगर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो उसके पास बेसिस होंगे। ठीक, तो अब हम इसकी एक्सटेंशन थ्योरम लिखते हैं। क्या स्टेटमेंट है? एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस VF form a part of basis of a vector space VF. तो देखो, finitely generated vector space means it is a finite dimensional vector space, means it is generated by a finite subset और इसके पास basis होते हैं। दूसरी तरफ से हम इसी थ्योरम को स्टेट कर सकते हैं कि every linearly independent subset of a finitely generated vector space is either basis। जो linearly independent subset होती है या तो वो basis होगी, अगर वो basis नहीं है तो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ बी। मीन्स इस सेट में हम कुछ और एलिमेंट डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगी? बेसिस बन जाएगी। अगर बेसिस नहीं है तो या तो ये बेसिस होगी या फिर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं टू फॉर्म क्या है? बेसिस। इसका एक बेस, यही ये दोनों सेम है एक्सटेंशन थ्योरम। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिस फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस ये होता है कि कुछ वेक्टर्स होंगे। सपोज मैं लिखूँ E1 E2 E3, जो इसको एक सेट होगी और फाइनाइट वेक्टर्स, ये फाइनाइट वेक्टर्स होंगे, इसको सेट एस से लिखेंगे, जो इस वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगी। तो वेक्टर स्पेस को जनरेट करने का मतलब होता है LS इज इक्वल टू बी। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S विल गिव यू द होल स्पेस B। मीन्स B का कोई भी एलिमेंट हम लेंगे तो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S। तो ये फाइनाइटली जनरेटेड है। ठीक हो गया? अगर हमारे पास फाइनाइटली जनरेटेड कोई भी सेट है तो उसके पास क्या होगा? उसके पास उसके बेसिस होंगे। और बेसिस क्या होता है? एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होती है जो वेक्टर स्पेस को जनरेट करती है। तो अब हम इस थ्योरम पे आते हैं। ये स्टेटमेंट के बाद हम इसका प्रूफ लिखते हैं। तो एक्सटेंशन थ्योरम का हम प्रूफ में लिखते हैं। प्रूफ में हमारे पास आ जाएगा, स्टेटमेंट आपने लिख ली, प्रूफ में आपके पास आएगा लेट S is equal to x1 x2 x3 xm be a linearly independent subset of B। ये सारे B के ही वेक्टर्स हैं, तो these are the linearly independent subset of B। हम क्या प्रूव करेंगे अपनी थ्योरम में? इसी सेट को एक्सटेंड करेंगे टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ B। अब B के ऊपर क्या कंडीशन है? B is finitely generated, as B is finitely generated, या हम ये भी लिख सकते हैं finite dimensional vector space। सो लेट डायमेंशंस ऑफ बी, अगर फाइनाइट डायमेंशन है तो डायमेंशन ऑफ बी हमें पता है, तो लेट अस सपोज इट इज इक्वल टू n। अगर हम डायमेंशंस ऑफ बी m ले लेते हैं और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो यही बेसिस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको यही बेसिस लिख सकते हैं, पर अभी ऐसा नहीं, हम तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमने ले लिया डायमेंशंस ऑफ बी इज इक्वल टू n। अगर डायमेंशंस ऑफ बी इज इक्वल टू n है तो इसके पास एक बेसिस होंगे। तो लेट ये सेट ले लेते हैं S डैश इज इक्वल टू y1 y2, डायमेंशंस 1 है तो इसके पास कितने बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? डायमेंशंस n है तो n एलिमेंट्स। लेट V आर अ बेसिस ऑफ V के ये बेसिस है, क्योंकि ये फाइनाइट डायमेंशन है तो इसके पास बेसिस है, फाइनाइट बेसिस है, दिस आर द बेसिस। अब हम इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स को। तो लिखते हैं नाउ कंसीडर हम एक नई सेट बना लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं S1, क्योंकि हम इसी को S1 के ऊपर ही सारी डिस्कशन करेंगे। इसमें पहले हमने ये एलिमेंट लिखने हैं, इनका ये चेंज नहीं करना। पहले हमने जो गिवन सेट होगी वो लिखना x1 x2 सोन xm, और फिर उसके बाद वाइज लिखना शुरू कर देंगे, y1 y2 सोन yn। इसके बेसिस, इसकी डायमेंशंस कितनी है? n। तो n से बड़े जो भी सेट आएगी जिसमें एलिमेंट्स n से ज्यादा होंगे तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अगर किसी के डायमेंशंस 3 है ना, जैसे R³ की डायमेंशंस कितनी है? 3। तो अगर मैं एक सेट लूंगा और उसमें 4 वेक्टर्स चाहे जैसे मर्जी लिख दें तो वो हमेशा क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। वन वेक्टर कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर्स, है ना। और अगर 3 वेक्टर आपके पास R³ में लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल जाते हैं तो वो तीनों क्या फॉर्म करेंगे?
वो बेसिस फॉर्म करेगा। तो इसको हम ये भी देख सकते हैं कि दिस इज मोर देन एन, एन से ज्यादा है एलिमेंट, इसलिए ये लीनियरली डिपेंडेंट है। दूसरे तरीके से ये देख सकते हैं कि दिस इज ए बेसिस, सो ईच एलिमेंट ऑफ वी कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री। तो x1 भी इसके कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो x1 अगर इनके कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है तो ये सेट क्या बन जाएगी, लीनियरली डिपेंडेंट। तो कोई एक आपने लॉजिक ले लेना। तो कंसीडर दिस वन नाउ द सेट S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, एज इट कंटेन्स मोर देन एन एलिमेंट्स, या फिर x1 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 y2 yn। तो S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट एंड LS1 किसको जनरेट कर रहा है, LS1 V को जनरेट करेगा। क्यों V को जनरेट करेगा, क्योंकि S डैश बेसिस है तो S डैश किसको जनरेट करेगा, B को। तो ये इसको जनरेट करेगा तो नेचुरली ये सेट भी इसको जनरेट करेगी, LSN इज इक्वल टू B। अब अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, हम सिर्फ डिपेंडेंट के ऊपर बात करेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो हमने पढ़ चुके हैं कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो वन ऑफ द वेक्टर कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग वेक्टर्स। इसमें से कोई एक वेक्टर अपने प्रोसीडिंग मींस पीछे लिखे गए वेक्टर्स का लीनियर सम में, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो देखो वो वेक्टर x से नहीं हो सकता। अगर हमने x से कोई वेक्टर लिया तो वो x का कॉम्बिनेशन होगा। अगर मैंने स्पेस ले लिया x4 ले लिया तो x4 किसके कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, और यहाँ पे कोई स्केलर होगा a1 b1 और a1 b1 c1 या a1 a2 a3। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर x4 इनका कॉम्बिनेशन हुआ तो ये सेट क्या बन जाएगी, लीनियरली डिपेंडेंट। ये सेट बन जाएगी लीनियरली डिपेंडेंट। ऐसा नहीं है बिकॉज दिस इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब वो वेक्टर कहां से निकालेंगे हम, y से, दैट कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स। तो जब हम y को कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो उसमें कुछ y भी आ जाएंगे और कुछ x भी आ जाएंगे। तो ये है, और x ही अगर हमारा बेसिस है तो y1 को ही हम इसके कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो y में से कोई ऑप्शन, y में से सारी चॉइसेस हैं लेकिन x से कोई चॉइस नहीं है। तो हम लिखेंगे कि S1 is linearly independent, therefore there exists some vector in S dash which can be written as, obviously वो पहला वेक्टर तो होता नहीं है, which can be written as linear combination of its preceding vectors, which can be written as its preceding vectors। अब आप लिख देंगे कि this vector cannot be one of alpha i's। alpha i's means alpha 1, alpha 2, so on up to alpha n, because alpha i's नहीं कौन है, ये xn। तो preceding vectors, तो this vector cannot be one of xi's because सीधा सेट का नाम ही लिख लेते हैं क्या कि बिकॉज S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज मैंने बता दिया। सो देयर एग्जिस्ट सम, सीधे लिख देते हैं yi belongs to S1 such that yi is equal to linear combination of its preceding vectors, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग वेक्टर्स। तो प्रोसीडिंग वेक्टर में कौन आ जाएंगे, x1 x2 सोन xm कॉमा y1 y2 सोन yi माइनस 1। तो इसका या तो ऐसे लिख दो कि yi कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग वेक्टर्स, या फिर yi इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन। अगर yi को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है तो yi को अगर हम ओमिट भी कर देंगे तो ये जो नई सेट आएगी वो v को जनरेट करेगी। तो यही चीज हम लिखेंगे, ओमिटिंग yi फ्रॉम सेट S1, ओमिटिंग yi फ्रॉम सेट S1 से हमने yi को हटा दिया और जो रिजल्टेंट सेट थी उसका नाम दे दिया हमने S2।
हम डिलीट कर रहे हैं, और डिलीट किसको करेंगे, वाइज को डिलीट करेंगे, एक्स को नहीं कर सकते, और एक्स हमने लिखने पहले ही है। क्या लिखा हमने, ओमिटिंग वाई आई फ्रॉम S1 we get a new set S2 which is equal to x1 x2 so on xm y1 y2 so on yi minus 1 और फिर yi plus 1 और फिर so on yn। तो उस सेट में से हमने उसको डिलीट कर दिया। ये लिखना इसलिए जरूरी है कि ताकि पता चल जाए कि हमने यहाँ से क्या हटा दिया है, यहाँ से yi को हटा दिया, क्योंकि yi is a linear combination of this one। अगर वाई आई इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है तो अगेन हमारे पास आ जाएगा वी हैव LS2 विल जनरेट्स V, ये जनरेट करेगा V को, क्योंकि इसमें जो वेक्टर था वो ऑलरेडी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो नो प्रॉब्लम। इफ, अब इसके ऊपर दो केस बनेंगे, इफ S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन S2 कर गया सेटिस्फाई कंडीशंस को, S2 जनरेट भी कर रहा है V को और S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देन S2 form a basis of B and S, the set S is a part of basis। ये बेसिस बन जाएंगे और S इसका पार्ट है, देखो इस सेट को हमने एक्सटेंड कर दिया बेसिस तक। लेकिन अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इफ इट इज लीनियरली डिपेंडेंट तो हम फिर से वैसा ही शुरू कर देंगे, सेम ये चीज रिपीट कर देंगे। तो लिखेंगे इफ S2 इज लीनियरली डिपेंडेंट देन देयर एग्जिस्ट, अब हमने अल्फा वो नहीं लिखना, एक्स आई नहीं हो सकता, वो एक बार हमने लिख दिया। इफ S2 is linearly dependent then there exists some bit by j belongs to, किसको बिलोंग कर रहा है ये, S2 such that yj is equal to linear combination of its proceeding vectors में मैं लिखा प्रोसीडिंग वेक्टर्स कौन से होंगे, यहाँ से लेके और यहाँ j तक जो भी होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग वेक्टर्स। अब हम किसको डिलीट कर देंगे, yj, ओमिटिंग yj फ्रॉम कौन सी सेट है, S2 वी गेट yj को हमने हटा दिया और हमारे पास एक नई सेट आती है और उस सेट का नाम हम क्या दे देते हैं, S3 इसलिए कि इसमें से दो एलिमेंट रिड्यूस कर दिए, फिर S4 फिर S5 फिर S6 ऐसे ऐसे हमारे पास, तो वी गेट ए न्यू सेट S3 और S3 के वो एलिमेंट x1 x2 xm y1 y2 सोन yi minus 1 फिर yi plus 1 और फिर सोन yj minus 1 yj plus 1 सोन एंड yn, आपने इकट्ठे लिख लेनी है। सो दिस इज ए न्यू सेट। अब न्यू सेट में ये दो एलिमेंट हमने इसलिए लिखे कि इसमें से हमने yi भी घटा दिया और yj भी घटा दिया, जो पहली सेट में जितने एलिमेंट्स थे अब दो कम आ रहे हैं। ऑब्वियसली S3 भी किसको जनरेट करेगा, S3 विल जनरेट P, एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S3, क्योंकि जो हटाया है वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है। तो दिस इज if S3 is linearly independent, then S3 form a basis of B। तो basis of B है और obviously इसमें एक्सिस सारे हैं, it will form a basis of B। if not, अगर नहीं है, if S3 is linearly dependent, then what will happen, again repeat this process, then again repeat our process till we get a linearly independent set।
और ये गारंटी है कि आफ्टर फाइनाइट स्टेप्स वी गेट ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ज्यादा से ज्यादा ये सारे रिमूव हो जाएंगे तो ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ही है ना, यही सोच सकते हैं ना। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कंटेनिंग जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगी वो किसको कंटेन करेगी, इन सभी एलिमेंट्स को। कंटेनिंग एस जो गिवन सेट थी एस, एंड क्योंकि इसकी डायमेंशंस कितनी है, वेक्टर जो हमने वेक्टर स्पेस लिया उसकी डायमेंशंस कितनी है n, और ये वेक्टर कितने हैं m, तो हर बेसिस में कितने एलिमेंट होने चाहिए, n एलिमेंट होने चाहिए। तो और कितने एलिमेंट डालेंगे मेरे पास, n माइनस m एलिमेंट, और ये n माइनस m एलिमेंट कहां से आएंगे, 22 से, एंड n माइनस m एलिमेंट्स ऑफ, इसकी सेट का नाम दिया था हमने ऑफ s डैश which is the proof of the theorem। तो हमने क्या किया कि ये दो सेट्स ले, एक बेसिस ले लिए, दिस आर द बेसिस, एक बेसिस ले लिया और जो गिवन सेट थी लीनियरली इंडिपेंडेंट वो ले लिया। फिर ये जो बेसिस थे उनमें से एक एक एलिमेंट घटाते रहे। तो हम ये प्रोसेस तब तक घटाते रहना जब तक हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ना आ जाए जो किसको जनरेट करती है, वी को जनरेट करती है। अगर यही सेट जनरेट कर रही होगी तो यही बेसिस बन जाएंगे। अगर ये सेट जनरेट नहीं कर रही होगी तो इसमें कुछ और एलिमेंट डाल देंगे, कितने एलिमेंट डाल देंगे, n माइनस m एलिमेंट, और वो इसको जनरेट करेगी। अगर यही सेट जनरेट कर रही होगी तो उसके इसमें n और m क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसके क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, एक तो मैं देता हूँ मैं करने के लिए। हमारे पास क्वेश्चन है एक्सटेंड 3 - 1 2 टू डिफरेंट बेसिस ऑफ आर क्यूब। हम एक के लिए करेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो देखते हैं कि एक्सटेंड करना हमने ये बेसिस, तो सेट की वजह हमारे पास यही दे दिया, एक सिंगल एलिमेंट दे दिया, तो मुझे पता है कि और किसका एलिमेंट है ये, आर क्यूब का, आर क्यूब लिखा हुआ। और सिंगल एलिमेंट जब भी होगा तो वो नॉन जीरो होगा, तो वो लीनियरली क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सिंगलटन सेट, ठीक है, नॉन जीरो। तो दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम लिख लेते हैं S इज इक्वल टू 3 - 1 2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है ये, सबसेट ऑफ आर क्यूब। V की जगह क्या है, आर क्यूब, और इसमें F फील्ड कौन है, रियल नंबर्स की, तो R क्रॉस R जिसको आप स्पेस कहते हैं। सो दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब हम इसमें क्या डालेंगे, कुछ और एलिमेंट डालेंगे। और थ्योरम में हमने कहाँ से डाले थे एलिमेंट, थ्योरम में हमने डाले थे बेसिस के। तो आर क्यूब के बेसिस तो आपको पता ही है। तो नो बेसिस सेट ऑफ आर क्यूब इज एस डैश, लिख लेते हैं एस डैश इज इक्वल टू, आपको इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड बेसिस से आगे नहीं जाना आपने, ये आसान होते हैं और यही बनाने हैं हमने। एस डैश इज अ बेसिस ऑफ आर क्यूब। तो आर क्यूब में कितने हैं एलिमेंट होते हैं, आर क्यूब डायमेंशंस, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3, तो इसके बेसिस में 3 एलिमेंट होंगे। जो हम नया निकालेंगे उसमें भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लेकिन इसमें एक एलिमेंट है तो ये बेसिस नहीं है, ये इसको जनरेट ही नहीं करेगा, ये जनरेट करता है। अब 3 - 1 2 कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन, आप आराम से इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसलिए जो सेट में नई सेट जो लूंगा S1 विच इज इक्वल टू 3 - 1 2, मैं सारे डालूंगा पर मैं इसमें से 2 ही डालता हूँ, ठीक है, एक मैं हटा देता हूँ, 2 डाल के इसको मैं देख लेता हूँ कि क्या ये बनती है या नहीं। आई कंसीडर द सेट 3 - 1 2, नहीं बनेगी तो फिर जो हटा दिया होगा फिर दूसरा कॉम्बिनेशन लेंगे, 1 0 0 एंड 0 1 0। ये मैंने ले लिए, कंसीडर ए सेट S1 ऑफ दिस वन, इसमें से 2 वेक्टर डाल दिए, ठीक है, ये मैंने ये डाल दिए। अब देखते हैं कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आती है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो ये क्या बन जाएंगे, ये बेसिस बन जाएंगे। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट आती है तो फिर हम दूसरा कॉम्बिनेशन इसका डालेंगे, समझा गया बात। सो ये लीनियरली डिपेंडेंट ही आ जाएगी, देखना लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएगी। तो अब इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हमने कोई थ्योरम के हिसाब से नहीं चलना। अब देखो इसके लिए एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उस मैट्रिक्स का नाम रख देते हैं A। तो A इज ए मैट्रिक्स, ये जो एलिमेंट है ये रो में डाल देते हैं, 3 - 1 2 1 0 0
0 1 0, आपने यही दो एलिमेंट डालने, ठीक है, ये दो एलिमेंट बेसिस से हम यहाँ पे ले आए। जो 4 वाली थी वो तो हमेशा डिपेंडेंट थी, हो सकता है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये हमारे बेसिस बन जाएंगे। अब हमने इसको इक्विवेलेंटली एक्लन मैट्रिक्स बनाना है। एक्लन मैट्रिक्स होता है, जैसे आपने पढ़ा ही है कि उसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है 0 और बाकी कुछ और, फिर 0 0 0 इस तरह से, और फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखेंगे। जो नॉन जीरो रो रैंक निकालते थे ना, बिल्कुल वैसा रैंक जैसे मैट्रिक्स का निकालते हैं। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, अगर मैं इस रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 इंटू R2, अगर मैं इसको R2 पे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दिस इज 3 माइनस 1 2, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 0 0, दिस इज 0 1 0। नहीं करते मल्टीप्लाई तो आपको इसको 1/3 से ये करना पड़ेगा। अब हमें इस एलिमेंट की जगह क्या चाहिए 0, इस एलिमेंट की जगह 0 चाहिए था, तो इसको घटाते तो यहाँ 1/3 करना पड़ता था। अब कोई बात नहीं, अब सीधे हो जाएगा। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे अगर हम 0 करना चाहते हैं तो हम इसको और इसको घटा देंगे, R2 माइनस R1, दिस इज 3, दिस इज माइनस 1, दिस इज 2, इसको इसमें से घटा दो, दिस इज 0, यहाँ 0 से ये घटाएगा, दिस इज 1, इसमें से ये घटाएगा, दिस इज -2, एंड दिस इज 0 1 एंड 0। अब हम यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 है, ये आप देखते हैं यहाँ पे 0 एक्लन मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 बनाना चाहेंगे। दिस मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, अगर हम इसको फिर से इसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं तो दिस ऑपरेशन कौन सा लगेगा, अब इसको और इसको 0 बना देंगे, R3 माइनस R2, एक्लन मैट्रिक्स बना रहे हैं तो ज़्यादा ये नहीं है, दिस इज 3 माइनस 1 2 0 1 -2, और ये जब हमने घटाया इसको तो दिस इज 0, ये और ये घटाया दिस इज 0, ये और ये घटाया दिस इज 2। अब कोई मर्जी सा ऑपरेशन लगा लो, अब हम इसमें नंबर ऑफ जीरोज रो बाई रो नहीं घटा सकते, नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिखता भी, यहाँ तक दिख जाएगा। सो दिस का रैंक कितना हो गया 3, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए और ये वेक्टर्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। इसका रैंक, क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपने पढ़ रखा है पहले से ही, तो रैंक निकालने के लिए हमने एक्लन मैट्रिक्स निकाला इसका और देखा कि जो इसका ऑर्डर है वही इसका रैंक है, तो मीन्स इसका जो ये जो बन गया ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया, एंड दीज 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इवन दीज 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। दिस इंप्लाइज दैट अगर हाँ ये 0 कोई रो 0 आ जाती ना तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया था, रैंक अगर 3 से कम आ जाता, तो दिस इंप्लाइज दैट 3 माइनस 1 2 1 0 0 0 1 0, this set is linearly independent and it generates, ये जनरेट भी करेगी उसको, एंड ये भी, ये जो है इसमें भी यही आ गया ना 3 माइनस 1 2, और इसके साथ दो वेक्टर्स कौन से आएंगे 0 1 -2 एंड 0 0 2 is linearly independent. So these two are basis, form basis of B. B की जगह क्या था R Q। तो देखो दो नए बेसिस बन गए, हम तो इन्हीं को चेक कर लेते कि अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट आ जाती है तो बेसिस हो गए, तो लीनियर इंडिपेंडेंट ये भी वेक्टर्स R Q के ही हैं और ये भी लीनियर इंडिपेंडेंट हो गए, तो ये भी क्या बन गए बेसिस, तो हमारे पास दो बेसिस आ गए। तो इस तरह से कुछ नहीं करना आपको, उनको रो में ये ऐड करने और फिर इसका क्या बुलाना एक्लन मैट्रिक्स। अगर ये एक्लन मैट्रिक्स में रैंक जो निकलता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट 3 और 3 नॉन जीरो रोज आ गई, तो इट मीन्स कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इट मीन्स इसका जो डिटर्मिनेंट है नेचुरली इसका डिटर्मिनेंट क्या रहेगा नॉन जीरो रहेगा, और दीज रोज जो बन जाएंगी वो इसके वेक्टर्स बन जाएंगे विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट और ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट, दोनों वेक्टर किसके हैं R क्यूब के। तो आप इसको मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप उसको कर सकते हैं बड़े आराम से। -1 2 5, बस यहाँ पे हमने लिखा -1 और यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 5, तो यहाँ पे -1 2 5 लिखना, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। अगर इन सम केस कुछ हो जाए तो थोड़ा सा उसको इनमें थोड़ा एक और दूसरा एलिमेंट चेक करके देखेंगे कि अगर ये देखो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
ये क्वेश्चन कर लेना और भेज भी देना मेरे को। ये क्वेश्चन जैसे ही करोगे तो भेज देना। तो इस तरह से हम एक्सटेंड कर सकते हैं।